नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव को लेकर आज अहम बैठक हो सकती है। आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें, सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो योगी सरकार की तरफ से उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक होने वाली है। लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर आज अहम बैठक होगी, जिसमें कई मंत्री, प्रभारी मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। जितने भी प्रभारी मंत्री हैं उन्हें बुलाया गया है। यूपी उपचुनाव को लेकर सरकार क्या मंशा रखती है, क्या दिशा निर्देश देती है, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है। 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। एक सीट अभी मिल्कीपुर जो है वो अभी बाकी है। इन्हीं 9 सीटों को लेकर योगी सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है। ये मीटिंग जो होगी वो सीएम आवास पर होगी। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी जैसे कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को भी बुलाया गया है। तो सीएम आवास पर आज एक अहम बैठक होने वाली है। उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। किस तरह से उपचुनाव कराया जाए, उपचुनाव में जीत कैसे हासिल की जाए, इन सभी मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ बात कर सकते हैं। इसके साथ ही कई अधिकारियों को, कई मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक अहम मीटिंग बुलाई है। प्रभारी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी जैसे कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया जाएगा। तो योगी सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है उपचुनाव को लेकर। तो सीएम आवास पर मीटिंग होने वाली है। प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। भूपेंद्र चौधरी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। इस मीटिंग में उपचुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जिस तरह से लगातार जो उपचुनाव है उसको लेकर सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस से लेकर सपा सभी अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर चुके हैं। उसके साथ ही इसी मुद्दे को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर एक अहम मीटिंग बुलाए हैं। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के साथ ही भूपेंद्र चौधरी भी जुड़े रहेंगे। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, उपचुनाव को लेकर यूपी का सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं इन सभी दलों को मात देने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद 10 सीटों की कमान अपने हाथों में ले रखी है। हालांकि 9 सीटों पर ही चुनाव होगा। अगर आज की बैठक की बात करें तो सुबह 11 बजे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 30 मंत्रियों की एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष है। और साथ ही साथ इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब जो है बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, अब बारी बीजेपी की है। बीजेपी ने अभी तक के नहीं खोले हैं और सूत्रों का यह दावा है कि 22 अक्टूबर तक जो है सभी प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी कर देगी। इससे पहले हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक किया था और प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की थी और यह लिस्ट जो है दिल्ली हाईकमान के पास भेजी गई थी, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने बुलाया था। लेकिन कहीं न कहीं जो है इस लिस्ट पर मंथन और विचार चल रहा है। और आज
जिस तरह से बैठक होगी, एक बार फिर से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ। बिल्कुल आसिफ, अभी आपने बताया क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होने वाला था लेकिन 9 सीटों का ही ऐलान हुआ है। मिल्कीपुर जो सीट है उस पे अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ये मीटिंग बुला रहे हैं, तो ये मीटिंग कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है उपचुनाव को लेकर? देखिए प्रज्ञा, चुनाव के लिहाज से यह मीटिंग काफी अहम है, क्योंकि कई रणनीतियां बनानी है, बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका बीजेपी को लगा था। और अब जिस तरह से बीजेपी की बेताबी बढ़ी है कि सभी सीटों पर कब्जा किया जा सके, इसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की फौज भी अब चुनाव प्रचार में उतार दी है। एक सीट पर एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्रियों को चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर अपने मंत्रियों से आज रिपोर्ट मांगेंगे। स्थिति क्या है, जनता में कोई नाराजगी तो नहीं है, और साथ ही साथ किस तरह जो मंत्री हैं जिनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, तो वह किस तरह काम कर रहे हैं, जनता के बीच किस तरह से बीजेपी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं, इसकी भी एक रिपोर्ट। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ थे वो लगातार दौरा कर रहे थे। उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा और भी जो मंत्री थे वो लगातार दौरा कर रहे थे यूपी के हर जिलों का। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से आपने अभी रिपोर्ट मांगने की बात की है, तो क्या लगता है कि ये जो रिपोर्ट जो भी अधिकारियों के द्वारा पेश किया जाएगा या मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसकी तरफ से पेश किया जाएगा? देखिए, बीजेपी का फार्मूला सेट है और 10 सीटों पर कब्जा करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। अब यूपी सीएम जहां एक तरफ अपने मंत्रियों से रिपोर्ट मांगेंगे आज की बैठक में, वहीं यह भी देखेंगे कि किस जिले का अधिकारी जो है कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किस अधिकारी की वजह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसकी भी रिपोर्ट तैयार होगी। और जिस तरह से अब चुनावी आचार संहिता एक तरह से लागू हो चुका है, 13 नवंबर को यूपी में चुनाव होना है। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती अभी बीजेपी के भीतर ही चल रही है, क्योंकि संजय निषाद जो सुभाषपा माफ कीजिएगा निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने 2 सीटों की डिमांड रखी है। अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला निषाद पार्टी के साथ तय नहीं हो पाया है। वहीं रालोद की एक सीट, सूत्रों का दावा है कि मीरापुर सीट रालोद के खाते में जाएंगी। अगर 3 सीटें सहयोगी दलों के पास जाती हैं तो 7 सीटें बचेंगी। 7 में से 1 सीट पर अभी चुनाव नहीं होना है मिल्कीपुर, तो ऐसे में 6 सीटें बीजेपी के पास रह सकती हैं। हालांकि बिल्कुल आसिफ, अभी आपने सीट शेयरिंग की बात करी है, तो सीट शेयरिंग जो होता है वो, क्योंकि आपने अभी बताया कि रालोद भी डिमांड कर रही है, लेकिन सपा ने तो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगर सपा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी टक्कर मानी जा सकती है इन सभी सीटों पर? देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने जब अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, और सपा का कहना है कि उनकी जो लिस्ट है पीडीएफ फार्मूले पर है, और यही पीडीएफ फार्मूला बीजेपी को उपचुनाव में हराने का काम करेगा। लेकिन इन सबके बीच बिल्कुल आसिफ, अब देखना ये होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण हो रही है, उपचुनाव को लेकर किस तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं मंत्रियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बहराइच हिंसा के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपी अब्दुल हमीद के घर बुलडोजर चलाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है। अब्दुल हमीद का घर अवैध निर्माण पर है, इसकी वजह से रास्ता बाधित है। अगर 3 दिन में निर्माण खुद से नहीं हटाया गया तो पीडब्ल्यूडी कार्रवाई करेगा। नोटिस घर के बाहर चस्पा भी कर दी गई है। आपको बता दें कि मोहल्ले में कुछ और लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है और सबके निर्माण को अवैध बताते हुए बुलडोजर एक्शन की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो बहराइच से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जो आरोपी
है उसके घर पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो अब्दुल हमीद का घर है वो अवैध निर्माण पर है, इसकी वजह से जो रास्ता है वो बाधित हो रहा है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने यह भी कहा है कि 3 दिन में अगर निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो पीडब्ल्यूडी खुद कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने घर के बाहर नोटिस चिपका दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद नोटिस जारी किया गया है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए कुंवर दिवाकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है जिसमें अब्दुल हमीद का घर अवैध बताया गया है और उसे बुलडोजर कार्रवाई करने की भी बात की गई है। प्रज्ञा बताना चाहेंगे, महाराजगंज कस्बे में अब्दुल हमीद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है और लगभग 2 दर्जन घर जो है अवैध निर्माण के कब्जे में पाए गए हैं, जहां पीडब्ल्यूडी द्वारा उनकी नापाई की गई है और दीवार पर निशान लगा दिया गया। लगभग आधे घर उनके रोड पर आ रहे हैं, तब पर बुलडोजर चला जाएगा। 3 दिन का समय दिया गया है। वहीं जो है दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्तारी में 26 लोग जेल गए हैं। 26 लोग कल जिनका जो मेडिकल परीक्षण होकर न्यायालय में पेश करके जेल जा चुके हैं। तीसरी बात, महाराजगंज मस्जिद में कल कोई डर के मारे नमाज पढ़ने नहीं आया। पूरा छावनी में, पुलिस छावनी में तब्दील कस्बा रहा और हेलीकॉप्टर से निगरानी होती रही। पुलिस जगह जगह पहरा देती रही और बूटों से खनखनाता रहा रोड। बाकी जो है सामान दर्रे पर सामान, तहसील जो है उसी करीब में तहसील महाराजगंज के पास है, जहां पर वकीलों द्वारा कामकाज शुरू कर दिया गया। मामला सामान हो रहा है। जी बिल्कुल कोर, क्योंकि इससे पहले जो मृतक थी उनकी पत्नी ने भी अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो दिखावे की कार्रवाई कर रही है। एनकाउंटर जो है वो भी गलत तरीके से किया गया है, वो दिखावे का एनकाउंटर है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर घूस लेने का भी आरोप लगाया। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अचानक से बुलडोजर एक्शन की जो आदेश दिए हैं उसको लेकर क्या मायने निकाले जा सकते हैं? राम गोपाल मिश्र की पत्नी ने भी आरोप लगाया था पुलिस पर, कई गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ उसके पिता जो है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर पिता ने भी जारी किया है कि इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं। उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा योगी जी के निर्देश के बावजूद मकान पर नोटिस सब्सक्राइब किया गया। 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन में अगर अवैध निर्माण न हटा लिया जाएगा तो इस पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से आखिर इतना देर क्यों? क्योंकि अगर ये अवैध निर्माण है तो ये पहले से ही तो पता होना चाहिए ना पीडब्ल्यूडी को। कहीं न कहीं जो है पीड़ित परिवार की मांग थी कि बुलडोजर चलाया जाए और जो है इनके जो है इनकाउंटर किया जाए, लेकिन इनकाउंटर हाथ ट्राई हुआ। दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई, तब जाके प्रशासन एक्शन में आता है और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अमल में लाती है। जी क्योंकि बुलडोजर चलाने का जो एक्शन है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से दी गई है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रोक लगाने की बात की है, तो किस तरह से इसे देखा जाए? कोर्ट ने बुलडोजर पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया, लेकिन जहां अवैध निर्माण है वहां पर रोक नहीं लगा। इनका आधा मकान रास्ते में पड़ता है। लगभग 2 दर्जन मकानों पर नोटिस चस्पा हुई है, जिन पर बुलडोजर जल्दी से जल्दी 3 दिन का समय दिया गया। 3 दिन के बाद बुलडोजर चलना तय है। तो ये बुलडोजर कार्रवाई कब शुरू होगी, ऐसी कोई जानकारी? 3 दिन का समय दिएगा। 3 दिन में अगर वो हटा लेते हैं तो नहीं बुलडोजर चलेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हटाएंगे, क्योंकि पुलिस छावनी में तब्दील है, लोग वहां मिल नहीं रहे हैं जिनको पुलिस पाती है, पकड़ लाती है। कल नमाज के जुमा की नमाज के बाद जो है कोई मस्जिद में डर कर मारे नहीं आया मस्जिद पे नमाज पढ़ने, पूरा सन्नाटा रहा। उससे हेलीकॉप्टर से निगरानी होती रही और पुलिस छावनी में मस्जिद के बाहर तब्दील हुआ। डर के मारे कोई एक भी नमाज पढ़ने नहीं आया, मस्जिद पर पूरा सन्नाटा पकड़ा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। राहुल गांधी का आज रांची दौरा। आपको बता दें हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, वहीं संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। संविधान सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होंगे। इसके साथ ही विभिन्न संगठन के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। इंडिया गठबंधन की सीट भी जल्द तय की जाएगी। आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो आज राहुल गांधी का रांची दौरा है, जहां वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, संविधान सम्मेलन जो होने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न संगठनों के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो वहां पहुंच रहा है।
सीट शेयरिंग की भी बात हो सकती है, जल्द ही तय किए जा सकते हैं सीट, किन किन लोगों को क्या क्या सीट मिलेगी, इस पे भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो राहुल गांधी का आज रांची दौरा है, जहां वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सिविल सोसाइटी में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें राहुल गांधी इस सोसाइटी के लोगों के साथ शामिल होंगे, संविधान सम्मेलन सोसाइटी के लोगों के साथ शामिल होंगे। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रांची से। अजय, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि राहुल गांधी का आज रांची दौरा है, इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि वो हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे, तो विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है दौरा? निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी आज झारखंड आ रहे हैं और वैसे में विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति बिल्कुल गर्म है। जिस प्रकार से आप ले सकते हैं कि लगातार जो कांग्रेस है संविधान बचाओ को लेकर के अभियान चला रही है, सम्मेलन जगह जगह पे पूरी जो आदेश में चलाया जा रहा है, आज उसी की कड़ी में जो है राहुल गांधी आ जा रहे हैं और जो संविधान सम्मेलन है उस पर वो चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपने लोकसभा के चुनावों में देखा होगा कि संविधान बचाओ को लेकर के मुद्दे पर चुनाव लड़ी गई, तो वैसे में आज की आप समझ सकते हैं कि कल जो है एनडीए फोल्डर की जो सीटों की बंटवारा ये फॉर्मूला तय हो चुका है, सब कुछ फिट है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो सीटों की जो ये है बंटवारा वो अभी तय नहीं हो पाया। आज माना जा रहा है कि आज जो राहुल गांधी जो है झारखंड पहुंचेंगे और हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी और जिस पर सीटों की चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से सीटों की चर्चा को लेकर के लगातार करीबन 3 बार इस पर मंथन हो चुका, बैठक हो चुकी है राहुल जी से, और जो सीटों को लेकर के जो तय है वो इस तरह में चीजें आएगी। अब देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस लगातार है वो अपनी सीटों को मांग को लेकर के अपने जो स्वर ऊंचे करके रखे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है वो करीबन 34 से 35 सीटों को लेकर लगातार वो अपनी मुखर आवाज निकालता रहा है। वैसे में अब देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी झारखंड आए हैं और जिन सीटों की बिल्कुल अजय, क्योंकि विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, उस लिहाजा से राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं। सीट शेयरिंग की बात हो सकती है, किन किन लोगों को क्या क्या सीटें मिल सकती है, इस पे कोई जानकारी? देखिए जो पिछली बार अब तक जो चीजें आई है सामने, जो 2019 में जो चुनाव है उस पर वो जो है उस पर अभी चुनाव पे लड़ेगी। जिस प्रकार आपने देखा है 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस है 30 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जो अभी अंदर खाने से जो बातें आ रही हैं, जिस प्रकार से हरियाणा के परिणाम सामने आए, और वैसे में जिस प्रकार से जो एक अभियान है बीजेपी भगाओ और देश बचाओ को लेकर के, तो वैसे में मुझे लगता है कि जिस सीटों को शेयरिंग को लेकर के थोड़ी सी मतापत्ति जरूर है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ी सी सीटें को थोड़ा सा उनको ये करना पड़ेगा, जिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी उनकी सीटें घटानी पड़ेगा। वैसे में स्थिति जिस प्रकार से आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार वो अपनी सीटों को जो मांग कर रहा है वो, और इस बार जो है लोग विधानसभा चुनाव में 45 सीटों 44 से 45 सीटों की मांग कर रहा है। तो वैसे में जो सीटों की जो बिल्कुल अजय, क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद से बीजेपी जो है वो लगातार दौरा कर रही है रांची का, तो उस लिहाजा से अगर राहुल गांधी वहां पहुंच रहे तो कितनी बड़ी टक्कर मानी जा सकती है इंडिया गठबंधन के लिए और बीजेपी के लिए? देखिए निश्चित रूप से देखिए झारखंड की विधानसभा की जो लड़ाई है वो साफ तरीके से इंडिया गठबंधन बनाम और एनडीए से है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी आ रहे हैं और इसका प्रभाव निश्चित रूप से देखने मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने राहुल गांधी और जो है एक यात्रा निकाल कर झारखंड आया था और इसका फायदा लोकसभा में सीधे तौर से मिला था। तो निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और वो उसको संबोधित करेंगे, उनकी हौसला बढ़ाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीति वो भी तय की जाएगी। और देखना पड़ेगा कि जो इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर के जो चल रही है, जो सियासत गर्म है, वो किस तरीके से हल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजय, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? राहुल गांधी का कितने बजे वो वहां पहुंच रहे हैं और संविधान सम्मेलन में वो कितने बजे शामिल होंगे? इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम? देखिए राहुल गांधी आज 11 बजे एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे वो राजधानी के जो जैप 1 है वहाँ
सभागार है, वहाँ वो संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद वो वहाँ से हिस्सा लेने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं से उसी स्थान पर वो मिलेंगे और इसके बाद वो अपने जो बड़े लीडर्स हैं प्रदेश के, कांग्रेस के जो लीडर्स है, जो उनकी चर्चा होगी। जो जिस प्रकार से स्क्रीनिंग के द्वारा लगातार स्क्रीनिंग के तहत से जो झारखंड में उम्मीदवारों की चुनाव की जो लिस्ट है वो सारे कागज पे वो लिख करके वो राहुल गांधी को पेश किया जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से जाने के बाद, वो दिल्ली जाने के बाद वो कल संभावना होती है कि कांग्रेस की संभावित लिस्ट भी सामने प्रकाशित हो सकती है। बिल्कुल। हेमंत सोरेन से मुलाकात का कोई टाइमिंग, क्योंकि जो मेन मकसद माना जा रहा है राहुल गांधी के दौरे का वो यही माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग की बात हो सकती है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, तो ये जो कार्यक्रम है वो कितने बजे से हो सकता है? ये जो अभी तक जो सूचनाएं अभी आ रही है वो एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की संभावना, राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है, तो निश्चित रूप से उनकी अगुवाई के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चित रूप से रहेंगे और उनकी मुलाकात वही होगी। उसके बाद एक स्थानीय होटल है, वो होटल में हो सकती है उनकी मुलाकात हो, उनसे बातचीत भी होगी, सीट शेयरिंग के लेकर के भी चर्चा होगी और उसके बाद ही सारे आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब देखना पड़ेगा कि इन तमाम मुलाकातों के बाद जो है कांग्रेस को कितनी झोली में कितनी सीटें मिलती है या नहीं। बिल्कुल अजय, देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी का ये दौरा कितना कारगर साबित होता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी के सिद्धार्थनगर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई। वहीं मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 36 और 47 साल के 2 व्यक्तियों के साथ 14 साल का एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। वहीं हादसे में 24 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, घायलों को इलाज के लिए सीएससी शोहरतगढ़ और माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल सभी को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं मौके पर बचाव कार्य के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों मिलकर काम कर रहे हैं। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस में 40 लोग सवार थे, जिसमें से कई लोग घायल हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। एक दुखद घटना हुआ बदनी और मोहनकोला गांव पंचायत से। मोहनकोला गांव पंचायत कराने वाला है, लगभग 55 लोग के आसपास बस में यात्रा कर रहा था और जो बदनी ब्लॉक में शारदा नदी है उसमें नदियों में एक बस गिर गया और विशेष रूप से आसपास का गांव पंचायत का लोगों ने तुरंत आके इनको तुरंत रिस्पांस किया। साथ में मतलब पुलिस बल भी है, हमारा तहसील का टीम भी है, मदद किया और तुरंत सबको बाहर निकाल दिया गया है और 2 लोगों को मृत्यु हुआ और 2 लोगों को रेफर किया गया है जिला अस्पताल में और 22 लोगों को इंजरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।